नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 11 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज ये 12वां क्लास होगा। आशा करते हैं कि पहले के सभी वीडियो आपने वॉच किया होगा। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं, पीडीएफ के साथ रिविजन भी कर लिए होंगे, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास के शुरू करने से पहले जो भाई बंधु को पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए या फिर इस कोर्स का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, है ना, तो बहुत कम दर पे मात्र 25 रुपया में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ इसके टॉपिक बैच की जो है ना पीडीएफ, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने 40 रुपये पे करना है तो आपको इससे पहले जो 57 क्लासेस हुआ था उनका भी पीडीएफ मिल जाता है। तो दोनों ही बाय करें मेरे ख्याल से, क्योंकि दिल्ली की पुलिस की एग्जाम आपकी लास्ट एग्जाम तो नहीं हो। आशा करते हैं कि लास्ट ही हो, आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन अगर आप आने वाले समय में भी एग्जाम देने वाले हो तो कंबाइंड वाला ले लीजिएगा, 40 वाला ज़्यादा फायदे में रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध ममिता लोक नृत्य त्रिपुरा के किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? द फेमस ममिता फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय व्हिच कम्युनिटी ऑफ पीपल इन त्रिपुरा? तो त्रिपुरा के कौन से समुदाय के द्वारा जो है ममिता नामक जो लोक नृत्य है इनको किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कलोई समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये समुदाय के लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ये त्रिपुरा के अंदर मिलेंगे। तो इन्हीं समुदाय के द्वारा जो है ममिता नामक नृत्य जो है किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य में आएंगे तो होजागिरी, काफी बार आपने एग्जाम में अटेंड किया होगा, संगराई, गोरिया, बुमानी, सुमानी, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? त्रिपुरा के अंदर मिलेंगे। ठीक है, देखिए गौर मारिया भी है और ये सिर्फ गोरिया है, तो दोनों में फर्क है भाई, है ना। एक कच्ची गोरी है और एक घोड़े मोरनी है, इन दोनों में भी फर्क है। कच्ची गोरी की बात करें तो ये राजस्थान के नृत्य हैं और एक घोड़े मोरनी होता है ना, तो घोड़े मोरनी आपको गोवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग भी करते चलेंगे, सबको एक में नहीं मिलाएंगे। त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश, इन तीनों में एक भाषा बोली जाती है कोकबरोक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में एक भाषा बोली जाती है कोकबरोक, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। और विदेशी में बात करेंगे तो बांग्लादेश में भी बोले जाते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध बांग्ला महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया जाता है और इसे 100 ड्रम का त्योहार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हॉर्नबिल त्योहार को नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये मैं उपनाम के ऊपर रखा हूँ, कुछ जो मेजर आपका जो फेस्टिवल है उनको। बथुकम्मा त्योहार ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते हैं और इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने 3 त्योहार, 3 स्टेट और तीनों त्योहार के उपनाम देखें, जरूर ध्यान रखिएगा। बांग्ला ये आपका कहाँ पे होता है ना, मेघालय में, इसे क्या कहते हैं? 100 ड्रम का त्योहार। हॉर्नबिल कहाँ होता है? नागालैंड में, इसे क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार। बथुकम्मा कहाँ होता है? तेलंगाना के अंदर, इसे क्या कहते हैं? फूलों का त्योहार। ठीक है भाई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है आजकल काफी ट्रेंड में रहता है, हिमाचल प्रदेश से काफी क्वेश्चन आते हैं, खास करके फोक डांस के जो है संबंध में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो नाटी, ये नाटी नृत्य बहुत बार रिपीट किया गया है, इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा लोसार, ये लोसार सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश और आपको लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है, जो आपको लद्दाख में भी मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा आपको लोसार। इसी से जो है प्रोनाउंस मिलता जुलता एक और है लोसांग, ये लोसांग आपको सिक्किम में मिलता है। इसके अलावा कुल्लू दशहरा और एक आपने इसी से मिलता जुलता शब्द बस्तर दशहरा। दशहरा तो पूरे इंडिया में होता है, लेकिन जगह के नाम से जो फेमस हो गया क्योंकि इसमें कुछ कुल्लियों होते हैं, है ना। तो जो हिमाचल में होता है ये कुल्लू दशहरा जगह के नाम पे, और जो छत्तीसगढ़ में होता है बस्तर दशहरा, ये भी जगह के नाम पे ही है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह है। इसके अलावा छम नृत्य, एक छम नृत्य भी आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में होता है। थोड़ा नृत्य, थोड़ा नृत्य, ये भी कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। एक जो ज्यादा बार पूछा गया ड्री वाला त्योहार होता है ना, ड्री फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में, चूंकि 2023 तो अभी बीता नहीं, तो 2022 में जो 100 शक्तिशाली महिलाओं को नॉमिनेट किया है फोर्ब्स पत्रिका, ये बहुत ही फेमस पत्रिका है ना। तो इनमें जो है भारत के कितने महिलाओं का नामांकन किया गया या फिर भारत को कितने महिलाओं का नाम इस सूची में आया? देखिए, जब शाहरुख खान को पूछ सकता है तो भाई इनको क्यों नहीं पूछ सकता, ये तो बड़े बड़े हस्ती है। तो फोर्ब्स ने 6 भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स पत्रिका 2022 में
ने जगह दिया था अंडर 100 में, 100 में से 6 भारतीय। ध्यान रखेंगे ये 6 कौन कौन है? निर्मला सीतारमन जो माननीय वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान में, इसके अलावा है ना रोशनी नादर, माधवी पुरी बुच, ये वही माधवी पुरी बुच है सेबी के जो प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी। इनके अलावा सीमा मंडल, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर, ये वो 6 महिला हैं जिनको फोर्ब्स पत्रिका ने अपने मतलब मैगजीन में जगह दिए थे अंडर 100 में। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ महिला की बात हो रही है तो जो पहले बार महिला के साथ हुआ, मतलब महिला की पोस्ट पे बैठी या उनके साथ पहले इस प्रकार की जो है पोस्ट मिले हैं उनको, तो इनको मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा ये बनी है, पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। इसके अलावा CSIR पहली महिला निदेशक अगस्त 2022 में इनको जो है डिप्यूट किया गया था नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी के रूप में, इनका नाम है भाई ऐसा, है ना। इनके अलावा सेबी की पहला महिला चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच जो इस लिस्ट में भी शामिल थी, अभी आपने देखा। ONGC में प्रथम महिला चेयरपर्सन अलका मित्तल। इसके अलावा नागालैंड से राज्यसभा तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, इनको भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है ना। तो नागालैंड से राज्यसभा में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? फंगनोन कोन्याक, ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे, नाम ही ऐसा है। इनके अलावा फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने बना है, एलिजाबेथ बोर्न। इसके अलावा इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। तो ये सब कुछ महिलाएं जो पहली बार जो है ऐसे की पोस्ट पे गई, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन व्हिच ईयर वाज द मिनिमम वेज एक्ट फर्स्ट अप्रूव्ड इन इंडिया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, है ना। मैं आपको आर्टिकल नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने याद कर रखा होगा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये संविधान के किस भाग में इस प्रकार के जो है आपको जो है व्याख्या देखने को मिलेंगे हमारे संविधान में? आपके ऑप्शन है 4, 3, 5 और हमारा 6, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, बताइएगा कि किस भाग में आपको समान काम के लिए समान वेतन की जिक्र मिलेंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये आपके 1948 में स्वीकृत किए गए थे और इसी के 1 साल बाद 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ये आपके CGL में भी आया था और मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। आय समिति की गठन हुए थे, PC महालनोबिस साहब जो है इनके अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि PC महालनोबिस साहब बहुत बड़े हस्ती हैं और इन्हीं के जन्मदिन 29 जून पे आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस साहब के मॉडल पे ही आधारित था। तो बहरहाल मैं यहां से हटता हूं, ये तो एडिशनल फैक्ट हो गया। 1948 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राष्ट्रीय मजदूरी अधिनियम, है ना। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सबसे पहले 1964 में शुरू किया गया था। आपने सुना होगा CSCP के द्वारा जो है आपके जो है खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित किया जाता है कि इस बार जो है गेहूं का कुंटल क्या रहेगा और धान का क्या रहेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था, है ना। एक एक बात ध्यान रखेंगे मेरे बंधु, बहुत ही एनालाइज और बहुत ही वास करके क्वेश्चन और फैक्ट को रखता हूं ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके और आज तक तो मिलते आया है। कोशिश करते हैं कि आगे भी जो पढ़ाऊंगा वो सब भी आपके लिए उतनी ही फायदे के हो जितना अब तक फायदा हुआ है, ठीक है भाई। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बता दिया। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में बना था, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बना था और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आपका 2020 में आया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी ये 3 ढांचे जरूर याद रखेंगे। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं 1929 में जो बाल विवाह अधिनियम है यहीं से चला था, फिर 2006 में इस पे एक कानून बनाया गया, है ना, और फिर 2007 में इसी कानून को पारित किया गया। इससे पहले 1978 में इसमें संवैधानिक संशोधन भी किया गया था। तो एक सारे चीज को कई बार संशोधन करके आप जो है नया नया ईस्वी दे देते हैं, लेकिन उसके जड़ से आपको चलना है। उसी प्रकार से शिक्षा नीति 1968 में बना, दूसरा 86 में और तीसरा 2020 में। आपसे एक क्वेश्चन कर लेता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन वाला है, नेप है, इसमें जो है आपका शिक्षा का अरेंजमेंट कैसा है? तो 5+3+3+4 के रेशियो में। ये किसको रिप्लेस किया है? तो 10+2 को जो है रिप्लेस किया है। 10×2 12, 4×3 7, 3×10 5 15, है ना, +3 भी कर लीजिएगा, 12×3 15। इसको रिप्लेस करके, है ना, 5+3+3+4 के रेशियो में आया है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष करेंट सेक्शन से आ सकते हैं, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1992 के अंदर होती है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 2015 के अंदर होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और नीति आयोग से बताया रखा है कि जो सीईओ होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, इन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नहीं, इन दोनों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम करते हैं, ठीक है भाई, पीएम करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सीईओ जो है अपना सुमन कुमार बेरी हैं, और उपाध्यक्ष जो है सीईओ जो है, माफ कीजिएगा, BVR सुब्रमण्यम है, और जो उपाध्यक्ष हैं ये आपका सुमन कुमार बेरी है, उल्टा बोला गया था। इसके अलावा अप्रैल 2023 में संपन्न युद्ध अभ्यास अजय वारियर, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच होती है? जो अजय वारियर नामक आपका जो एक्सरसाइज होता है, ये किसके किसके बीच होता है? तो भारत और यूके, इंग्लैंड के बीच होता है। यूके यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड और भारत के बीच में आपका अजय वारियर होता है। अब कुछ सैन्य अभ्यास जो हाल फिलहाल में कराए गए, और कुछ उससे पहले जो बार बार स्टैटिक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं कि ये किन दो देशों के बीच होती है, उनको देखेंगे। दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काफी काम के हैं, एक भी चीज को इग्नोर या फिर आप जो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, ठीक है भाई, है ना। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो मेरे ख्याल में जो आप पूरे दिन में कलेक्शन नहीं कर पाओगे, पूरे दिन में उतना पढ़ाई आपका इसमें हो जाएगा, और ये वही पढ़ाई होगा जो एग्जाम में आएगा। ये ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बहुत सारा मिला कुछ होने, तो क्या मतलब है पढ़ के? अपने मतलब ये थोड़ी ना है कि विद्वान बना, अपना मतलब तो पहला जॉब है भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा ट्रोपेक्स 23 है ना, भारतीय नौसेना का है, अब तक का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास है, जो कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये हिंद महासागर में हुआ है, ठीक है। ये बाइनियल है, द्विवार्षिक है। इसके अलावा हाल में ही है ना संयुक्त सैन्य अभ्यास साहसिक कुरुक्षेत्र इसका नाम दिया गया है। ये सैन्य अभ्यास जो है भारत और किसके बीच होता है? तो सिंगापुर के बीच में होता है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो कहां पे आपका जो है संपन्न कराया गया है? तो जोधपुर में जो मिलिट्री वाला है वहां पे। तो जोधपुर यहाँ पे जगह का नाम, भारत और सिंगापुर जो है दो देश हो गए, और इसका नाम क्या है? साहसिक कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मैदान आप सभी जानते हैं। इसके अलावा यह संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब ये किसकी बात हो रही है? यह लगा के कर रहे हैं, तो अंग्रेजी तो पढ़े ही हो हमसे अच्छा, है ना। तो यह की बात हो रही है अजय वारियर वाले की, क्योंकि क्वेश्चन का बेस है अजय वारियर, है ना। तो ये अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 27 अप्रैल से 11 मई तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित करवाए गए। अजय वारियर का 7वां एडिशन था, ये ध्यान रखेंगे। यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यही बाइनियल है ना। इसमें जो है भारत के तरफ से बिहार रेजिमेंट के सैनिक भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति नाम दिया गया है। इसमें भारत के जो सेना है वो तीनों सेनाएं, अपने थल सेना, जल सेना और वायु सेना, साथ ही साथ जो है इसमें पुलिस भी पार्टिसिपेट किए हैं, है ना। इसका नाम क्या दिया है? दक्षिण शक्ति। और इसे कर लेंगे हमारे तरफ से VVI। ये पूछा जाएगा कि ये दक्षिण शक्ति जो है इसमें कौन कौन शामिल है, तो आपको जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्लस पुलिस, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये जैसलमेर में आपका संपन्न हुआ है, राजस्थान के अंदर संपन्न हुआ है, जगह ज्यादा इंपोर्टेंट रखेगी इसमें। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति किसके बीच होती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। इसके अलावा मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, और मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होती है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है भैया, ठीक है। और वो तो बहुत सब पुराना हो गया, सूर्यकरण, हैंड इन हैंड, गरुड़, ये सब अब कम आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कुल कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? ये वही क्वेश्चन है जो आपको रैंक में लाएंगे भाई साहब। क्यों? पता है, ये लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और एग्जाम में ये सब आ जाता है ना, कि राष्ट्रपति ने कितने को दिया, नारी शक्ति पुरस्कार कितने को मिला, ये सब वाला है ना। तो बाल वाला जो पुरस्कार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, ये जो है गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, यानी हमारा तो 2 दिन नहीं 3 दिन पहले 23 तारीख को मिला था, 23 जनवरी को 11 बच्चे को दिया गया है 2023 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि किसके द्वारा 2023 में दिया गया, मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, नाम से तो स्पष्ट है कि भाई प्रधानमंत्री के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 है का
वितरण किसने किया, तो फिर आपने प्रेसिडेंट कर देना है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार 5 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाते हैं, है ना। इसके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार बांटे गए, जो 11 यशस्वी बच्चे को दिया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पे नारी शक्ति अवार्ड किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। तो 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को रेडियो दिवस के दिन ही, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अलग अलग तथ्य, अलग अलग आंसर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो नारी शक्ति अवार्ड बांटे जाते हैं, ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की पेशकश 1999 में किया गया था, और पहला पुरस्कार जो बांटा गया था ये 2001 में बांटा गया था। इसके अलावा 2023 के लिए जो टीचर्स अवार्ड हैं ये कितने को दिए गए, तो 75 टीचर को प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार हैं जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार की जो है वितरण करते हैं, और आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये अमुक पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो तानसेन सम्मान इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तानसेन आप सभी जानते हैं, अकबर के दरबारी, रामतनु पांडे गायक, है ना, और ग्वालियर से ये मतलब संबंधित है तानसेन। इनके अलावा लक्ष्मण सम्मान तथा रानी लक्ष्मीबाई सम्मान ये कौन देते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, लक्ष्मण सम्मान और रानी लक्ष्मीबाई सम्मान। इसके अलावा कलिंग रत्न सम्मान कौन देते हैं, उड़ीसा के सरकार के द्वारा दिया जाता है। पिछला कलिंग रत्न सम्मान जो है ना, टाटा को दिया गया था, रतन टाटा साहब को, तो उनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका कलिंग पुरस्कार है ना, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और रेलवे इस पुरस्कार को बहुत चोट करता है, पूछता रहता है। रेलवे का जो एग्जाम होता है, हालांकि हम अभी रेलवे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो आपका जो कलिंग रत्न सम्मान है, इसमें जो है थोड़ा सा प्रोनाउंस सेम होता है। तो मैं बता दूं कि ये कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को भी देता है। यूनेस्को वही है जिनकी मुख्यालय पेरिस के अंदर है, आप सही समझ रहे हैं। और यूनेस्को में अभी अभी 2 साइट को जोड़ा गया है इंडिया की तरफ से, 41वां और 42वां, है ना, ये मैंने बता रखा है, और ये भी टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चन बनेंगे करंट सेक्शन से। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है ये है कि भारतीय संविधान के 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। मैंने आपको कहा है कि भाई 100 से लेके 105 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे पढ़ के रखिए, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, है ना, तो इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। तो जो 100वां संविधान संशोधन है ये आपका भूमि समझौता से है, किन 2 देशों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के जो मतलब समझौता हुआ है, सीमा मतलब भूमि, मतलब कि ये तुम ले लो ये हमें दे दो, मतलब जिस प्रकार से बन पाए, मतलब भूमि के बीच सीमा समझौता है, सीमा संधि है, किसके साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ, 100वां आपका जो है अमेंडमेंट के द्वारा। इसके अलावा 101वां है, ये तो आप सभी जानते हैं, जीएसटी से मैं इतना चीज बता दिया हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। इसके स्लैब बता दिया हूं, 0, 5, 12, 18 और आपका जो है 28। इसकी परिषद बता दिया हूं, आर्टिकल बता दिया हूं 279A। परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, वित्त मंत्री। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 33, 31 + 2 होते हैं, 2 केंद्र सरकार के और 31 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से चुन के आते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें तीनों की पोस्ट की चर्चा ऊपर ही हो गई थी। प्रथम महिला CEO सिंदूरश्री खुल्लर थी, 2015 में जो है आपको जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया। इसके अलावा गरीबी रेखा के उन्मूलन में भाग लेते हैं, राष्ट्रों को संघवाद की तरफ अग्रसर करने में इनका जो है बेसिक पहल यानी उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से जो है आपके नीति आयोग के बारे में जानकारी जरूर रखना है ना। इसके अलावा जो आपका 102वां संविधान संशोधन है ये OBC से संबंधित है, और 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है। 10% की आरक्षण मिल जाती है अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और इस कोटा को फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन ये राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद, है ना। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा तथा विधानसभा, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में तो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती ही नहीं थी। राज्यसभा में मनोनयन होता है लेकिन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और ये 12 वो व्यक्ति होते हैं जो कला, संगीत या फिर किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन की बात नहीं आएगी राज्यसभा में, इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। लोकसभा तथा विधानसभा में, लोकसभा में प्रेसिडेंट करते थे, विधानसभा में गवर्नर करते थे, अब नहीं करेंगे। तो इस प्रथा को समाप्त किया गया एंग्लो इंडियन, है ना। इसके अलावा जो आपका
संसद तथा राज्य के जो विधान मंडल हैं, है ना, वहाँ पे जो SC ST के आरक्षण है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया। तो इन दोनों को कंबाइंड 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अमल में लाया गया। इसके अलावा एक 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में होती है, शिक्षा से संबंधित। इससे मौलिक कर्तव्य भी बढ़ा था, फंडामेंटल राइट भी बढ़ा था और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बढ़ा था। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों बढ़ गया था। मौलिक अधिकार में वो ऐड किया गया आर्टिकल 21 का A, इसमें दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उस बच्चों का मौलिक अधिकार है। और यही सेम चीज लिख दिया गया है ना आर्टिकल 51 के A के 11 में। और उन्होंने बताया कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की प्रबंध कराना या दिलाना उन पेरेंट्स की कर्तव्य होगी। तो मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है, लेकिन आर्टिकल दोनों का अलग अलग है। आर्टिकल 21 A में अधिकार वाली बात है और 51 के A के 11 में कर्तव्य वाली बात है। आर्टिकल जो संविधान संशोधन 21वां है और 71वां है, ये दोनों संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है, जो आपके दिया गया है किसमें, संविधान में भाषा को दर्जा दिया गया है। 21वां से सिंधी को दिया गया था और 71वां से नमक को दिया गया था, यानी नेपाली कोंकणी और आपका मणिपुरी। ठीक है, और इन दोनों को मैंने बताया था कल के परसों क्लास में कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा। 92 भी भाषा से संबंधित ही संशोधन है। इसके तहत 4 को मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को दिया गया था। तो ये भाषा से संबंधित जो है आपका जो मतलब भाषा को मान्यता देने वाली जो संशोधन हुआ, ये 3 हुआ, 21वां, 71वां और 92वां। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका आर्टिकल 368 में है और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा भारत रत्न से सम्मानित होने वाले आखिरी गैर भारतीय कौन थे? तो ये नेल्सन मंडेला साहब हैं, है ना, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। और ये पूर्ण रूप से जो है विदेशी प्रथम भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। देखिए, वैसे 1 से अधिक विदेशी को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन उनके पास भारत की भी नागरिकता हुआ करता था। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है विदेशी हैं, नेल्सन मंडेला साहब, इनको भारत रत्न दिया गया था, अब हमारे बीच नहीं है। अब तक प्राप्त विदेशियों को भारत रत्न जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये भारत के नागरिकता प्राप्त था, विदेश की भी नागरिकता प्राप्त था। मदर टेरेसा बाद में भारत की नागरिकता प्राप्त, है ना, और यही रह के जो है आप मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए रहे, कौन, मदर टेरेसा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया, है ना, और ये पूर्णतः विदेशी हुआ, यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है, जो आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये पुस्तक है नेल्सन मंडेला साहब के ऊपर। इसके अलावा भारत रत्न एकमात्र क्रिकेटर को दिया गया, सचिन तेंदुलकर को 2014 ईस्वी के अंदर, और ये स्पष्ट रूप से अलग से पूछता है कि सचिन को भारत रत्न कब मिला था। इसके अलावा अब देखिए सचिन साहब का जो रिकॉर्ड है शतक बनाने का, विराट कोहली तोड़ने पर है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी के जो है अंदर हुआ था। इसके अलावा एक वर्ष में मैक्सिमम 3 आदमी को ही दिया जा सकता है। अंतिम बार जो ये पुरस्कार आया था ये 2019 के लिए आया था, 3 आदमी को मिला था, जिसमें एक भूपेन हजारिका साहब भी शामिल थे। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति पे डिपेंड करता है कि वस्तु की कीमत कहां तक होगी। कैसी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण वाला देश मैंने बता दिया था, सबसे बड़ा USA है। हमारे यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें मतलब निजी और जो प्राइवेट है दोनों को सह-अस्तित्व होता है। ठीक है, पूंजी अर्थव्यवस्था का मेन फोकस क्या था? लाभ कमाना। और हमारे यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसका मेन फोकस क्या है? समाज कल्याण के साथ लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ्रीडम क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम छूट होता है, यानी सरकार की ज्यादा जो है आपका हस्तक्षेप नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिडिल वर्ग में है, माने सरकार का हस्तक्षेप रहता भी है, नहीं भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा बहुत अंतर विभेद करके चीजों को समझ लेंगे तो एग्जाम में काम आएंगे। अब मांग और पूर्ति का नियम तो 2 करोड़ बार पढ़ा दिया हूँ, फिर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जो बताया वही लिखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जो बताया यही लिखा है। किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने से उसकी मांग घटती है और उनका जस्ट उल्टा, है ना, मूल्य घटने से मांग बढ़ जाती है, यह मांग का नियम होता है। मैंने ये भी समझाया था कि किस प्रकार के वस्तु पे आपका मांग का नियम असर नहीं करता है, तो आप बताएंगे गिफिन प्रकार की जो वस्तु है, जो गिफिन वस्तु होती है उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये मांग के नियम से उल्टा होता है। अगर गिफिन वस्तु का भाव बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ जाएगा, भाव घट रहा है तो मांग भी घट जाएगा, ये जो है अपवाद है ना, ये कौन? गिफिन वस्तु। इसके अलावा
किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने, ये बता ही दिया। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, है ना, जीडीपी ऐसे बोलने में फटाक से बोल देते हैं, लेकिन जो परिभाषा आपसे पूछता है 4 को कथन के रूप में, तो आप गलती करके आ जाते हो। देखिए, एक बार में आधा लिखेगा एग्जामिनर, एक बार में दोनों चीज लिखेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिया हूँ, और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ जब मैं तैयारी करता था, है ना। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक लाइन में आपको सिर्फ इतना ही लिखेगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं का जो है आपका मौद्रिक मूल्य, ठीक है, सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। यहाँ पे लिख दिया तो सेवा तो छूट हो गया ना भाई। अब जो कोई सरकारी कर्मचारी सेवा दे रहा है तो क्या वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, देश में योगदान नहीं दे रहा है ना, तो ये छूट गया। तो एक लाइन में, एक कथन में सिर्फ इतना ही लिखेगा, अगला एक कथन में ये पूरा लिखेगा। तो ये पूरा वाला आंसर दीजिएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में, यानी कोई भी सा देश हो, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जो इनका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हमारे यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, उत्पादित सभी वस्तुओं, है ना, और सेवाओं की मौद्रिक, यहाँ पे अंतिम जोड़ दे तो और अच्छा है, मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा भारत में ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए, पठार अपने यहाँ ज्यादा फेमस है, कौन सा? एक तो आपका जो है डेक्कन की पठार, छोटा नागपुर की पठार, लेकिन हाइट की बात करेंगे तो लद्दाख की पठार इन सबों पर भारी पड़ता है, ठीक है। लद्दाख की पठार जो है हाइट के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। मैंने पास्ट में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पठार से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सब चीज पता थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। डेक्कन की पठार का फैलाव जो है 8 भारतीय राज्य में है। ये 8 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, है ना, साउथ का जो भी है लगभग हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है आपका कौन? डेक्कन का पठार, और महाराष्ट्र को भी। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 8 राज्य हो जाएंगे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। ये ध्यान रखेंगे डेक्कन के पठार। इसके अलावा जो है डेक्कन के जो पठार हैं के आसपास कौन सी मिट्टी आपको पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी को और किस हिसाब से आप बता सकते हैं कि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है? तो जहाँ पे ज्वारीय क्रिया होती है, जहाँ पे ज्वार भाटा आती है, यानी जहाँ पे समुद्रीय तट होती है, वहाँ पे भी आपको काली मिट्टी पाई जाती है। एक तो ये छोटा सा याद रखने का तरीका हो गया। एक भी डेक्कन ट्रैप जो भी है, डेक्कन वाली एरिया, वहाँ पे भी आपको काली मिट्टी पाई जाएगी। और ये काली मिट्टी किस लिए होती है उपयोगी? तो ये आपने कहना है भाई कपास के लिए उपयोगी होती है। कपास मतलब रुई, रुई मतलब कॉटन, है ना। इसके अलावा ये काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो इस काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी कहते हैं, ब्लैक चेरनोजम कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जब इसी बेसाल्ट चट्टान में जो है क्षरण उत्पन्न होती है, टूट फूट होती है ना, तो ये जो है आपका काली मिट्टी का निर्माण होती है, ठीक है। ये हो गई जी आपका। इसके अलावा डेक्कन की पठार भारत में 2 पर्वतीय रेंज के बीच में है, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट, है ना। आपसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ये वाला जो है ना, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला जो है ये पूर्वी घाट है, और इस कोने पे कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु है। आप इसे विभेद कर सकते हो। आपने कई बार क्वेश्चन अटेंड किया होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन क्या है। तो देखिए, ये आया पश्चिमी घाट और ये रहा पूर्वी घाट, यहाँ पे मिल गया तमिलनाडु में। इसे कहते हैं नीलगिरी। ये नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु के अंदर, यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो बहुत सारे चीज आप मैप से समझ सकते हो, है ना। तो ये जो आपका डेक्कन का ट्रैप है, ये वाली एरिया को कवर करता है ना। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे स्थित है, और ये भारत के दक्षिणी भाग है। मैंने कहा कि दक्षिणी भाग को ज्यादा कवर करेगा। इसके अलावा आप जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पार्ट भी कुछ ले लेंगे। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा कम होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्षा का अधिकांश जो आपका स्रोत है इंडिया में अरब सागर से आती है ना, 60% के करीब, और 40% के करीब आपका बंगाल की खाड़ी से आती है ना। तो जो ये पश्चिमी घाट है, ये अवरोध का काम करने लगता है, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। समझ रहे हैं? अवरोध का काम करने लगता है यहाँ पे पश्चिमी घाट, है ना भाई, रेंज है ना पश्चिमी घाट, है ना। तो ये अवरोध का काम करने लगता है। यहाँ पे मैं लिख भी रखा हूँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित जो है भारत के दक्षिणी, एक मिनट, डेक्कन की पठार भारत के 2 पर्वतीय रेंज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। मैंने अभी मैप बना के दिखाया था। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा कम होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट अवरोध का काम करता है, ढाल बन के खड़ा हो जाता है, जाने नहीं देता है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार है एक, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुड़ कहा जाता है। आज तक यहाँ से एक ही क्वेश्चन बना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, या फिर छोटा नागपुर पठार की नदी प्रणाली तंत्र है, ठीक है। तो एक तो भारत का रुड़ कहा जाता है, रुड़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है, पठारी। इसके अलावा यह पठार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में फैला हुआ है। यह पठार, है ना, जो है खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण
है, इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में आएंगे तो दामोदर नदी प्रणाली यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है छोटा नागपुर पठार में। इसके अलावा प्रसिद्ध संथाल विरोध विद्रोह जो हुआ था संथाल वाला 1855 में, ये छोटा नागपुर पठार के इलाके में ही हुआ था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ध्यान रखेंगे कैनिंग उस समय का जो है अंग्रेज था, ठीक है। तो ये सिपाही विद्रोह से भी पहले की घटना है, क्योंकि आप जानते हैं सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि उससे पहले भी, है ना, जो है हम लोगों ने आजादी के लिए क्या मतलब साहस तो किए थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार 12 अप्रैल 1946 को भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा किस राज्य में फहराया था? तो ये हमारा मणिपुर आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में जो है सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा जो है पहली बार झंडा फहराया गया था, है ना। 44 ही होगा जी, है ना। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 अप्रैल जो है 44 को मणिपुरी मोइरांग में झंडा फहराया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे 1939 में। ये जो है राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी था। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कब किए थे? 1939 में। नेताजी चित्तरंजन दास किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये जो है माफ कीजिएगा, नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के अलग होने के बाद नेताजी ने 1942 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई। ये हाँ सही है, 1942 में आजाद हिंद फौज बनाई। और सिंगापुर के रेडियो से ही महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे 1944 में। ये लाइन इसलिए जोड़ना जरूरी है कि सीजीएल ने 2 बार पूछ लिया है इस क्वेश्चन को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से राष्ट्रपिता कहे थे, और एक बार पूछे कि कब कहे थे, तो है ना। तो सिंगापुर रेडियो से 1944 में। आजाद हिंद फौज की गठन आपका सिंगापुर में 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन 1939 में। ये नेताजी के बारे में कुछ ईस्वियां हैं जिसे ध्यान रखना है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, है ना, कटक के अंदर उड़ीसा। और इनके जन्म दिवस पे अब जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी के विरोध में गांधी जी ने जो आपका कैंडिडेट को खड़ा किया था, ये कौन है? पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य के जो आपका आपदा प्रबंधन है उनको, और लुंगलेई फायर स्टेशन को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आप एक आज आप देखिए, जैसे एक आज जो कुछ मिसमैच है उसे मैं करेक्शन करके दूंगा पीडीएफ में, है ना। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश में आयोजित करवाया गया? तो थोड़ा मौखिक रूप से ध्यान रखें। तो जो आयोजित करवाया गया आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये बुडापेस्ट हंगरी में कराए गए हैं। ये कब से कब? 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कराए गए हैं। और बात आएगी कि इस जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है तो इसमें भारत को कितने पदक मिले? तो भारत के सिर्फ एक को पदक मिला है, कहीं लिखा होगा नहीं तो मैं बता देता हूं। भारत को सिर्फ एक ही पदक मिला, वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा, वो भी गोल्ड मिला, ठीक है। ये जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुआ, एगो गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर हुआ था? तो अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने दिलाया। और रैंक जो है भारत का, ये हमारा 18वां रैंक रहा था यहाँ पे एगो पदक जीतने के साथ। आप वो ओलंपिक जैसे मत देखिए कि 300 पदक होगा तब ये दूसरे स्थान पे आएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे कम ही पदक जीते रहे हैं लोग, है ना। इस प्रतियोगिता में जो नंबर 1 पे रहा, ये 12 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य के 29 पदकों के साथ अमेरिका। तो 29 पदक में जो है फर्स्ट स्थान हासिल हुआ था। उस हिसाब से हमारा एक पदक में 18वां स्थान जो है हासिल हुआ हमारा। कहाँ पे? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पे हुआ? बुडापेस्ट जो है हंगरी के अंदर। एशियन गेम 2022 जो चीन में संपन्न हुआ, यहाँ पे भारत को 107 पदक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। आप सभी जानते हैं। इससे एक सीधा पूछता है पोलाज किस प्रकार का भूमि था? तो पोलाज वैसा भूमि हुआ करता था जिसपे हर वर्ष खेती की जाती थी। 4 भागों में जो बांटे गए ये थे पोलज, परती, चांचर, बंजर, ठीक है। तो जो पोलज भूमि हुआ करता था अकबर के काल में, इस पे जो है हर समय खेती हुआ करता था, यानी इसको परती नहीं छोड़ा जाता था, ठीक है। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत 1982 में किया था। इसके अलावा अकबर के द्वारा निर्माण किए गए कुछ उदाहरण जैसे बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना, ये भी फतेहपुर सिकरी में ही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपने सिर्फ पोलज ही बताया सर और नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि जो पोलज है ना, इसी पे हर वक्त खेती होती थी, बाद बाकी परती इसे कुछ अवधि के लिए, चांचर इसको जो है 3 से 4 वर्ष के लिए, और बंजर जो है 5 वर्षों से अधिक या फिर सदा के लिए छोड़ दिया जाता था, खेती होती ही नहीं थी। इसके अलावा
अकबर के काल में मुख्य लड़ाई हल्दी घाटी का लड़ाई 1576, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और इसमें अकबर के तरफ से मान सिंह जो है लड़ाई लड़े थे, यानी अकबर के सेनापति के रूप में। इसके अलावा अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर के प्रारंभिक दिनों के संरक्षण बैरम खान थे। अकबर का प्रथम राज्याभिषेक कन्नौज में हुआ था। राजस्व मंत्री अकबर के टोडरमल थे। तो ये सब कुछ इस लाइन से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और आते ही आते हैं, जिसे हल्का क्वेश्चन हम कहते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं हम तो गलती भी कर देते हैं इस हल्का क्वेश्चन को। तो एक बार ध्यान से देख, 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर तथा ... राज्य की स्थापना दिवस एक साथ मनाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 21 जनवरी को तीनों स्टेट जो स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें 2 स्टेट का नाम आपके साथ है ना, मेघालय और मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा। ये तीनों स्टेट अपनी जो है मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 21 जनवरी को। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग हुए थे। इसके अलावा 24 जनवरी को जो बालिका दिवस है, उसी दिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ साहब का जो प्रदेश है ना, उसी दिन जो है आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, ये 24 जनवरी को। ठीक है। इसके अलावा 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, उसी दिन हिमाचल प्रदेश अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश बना था, ये आपका 1971 में देश का 18वां राज्य बना था। और एक क्वेश्चन आपसे सिक्किम से पूछते हैं, ये 1975 में सिक्किम जो है अस्तित्व में आया और ये जो है आपका देश का 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन भी इसके लिए लगा था, सिक्किम के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा 1 नवंबर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी यहाँ नीचे वाला है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस या बर्थडे नहीं मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर को 7 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो ये 7 और 2 9, यानी भारत के 9 ऐसे जो है आपका मतलब प्रांत हैं जो 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, उसी दिन बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चीज़ों को रिलेट करके ज़्यादा याद रख सकते हैं। हमारी बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये लड़कियों पे आधारित है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी बेटी हमारा मान नामक जो है योजना है ना आपको शुरू किया है। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। मैं हमेशा बताते आया हूँ कि जब भी कोई स्टेट किसान, नारी, इनसे संबंधित कोई भी योजना चलाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश, और आपका अभी देखा आपने हमारी बेटी हमारा मान योजना छत्तीसगढ़। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। सिक्किम सरकार ने महिलाओं के लिए अम्मा योजना, आमा योजना तथा लड़कियों के लिए वाहिनी योजना चलाए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ये कौन चलाए हैं भाई? है ना, बिहार में बाहर नीतीश कुमार। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार ने शुरू करवाया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बजट 2023-24 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना ये केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। ये क्या होता है कि इसमें जो है 2 लाख तक जो है लोग जमा कर सकते हैं। ये महिलाओं पर आधारित होगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको ब्याज दर 7.5% दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। 2 लाख तक का जो है आप खरीद के रख सकते हैं, 7.5% आपको ब्याज मिलेगा। ये 2023-24 में महिला सम्मान बचत पत्र के तहत जो है घोषित किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? जो एशिया में मृत सागर है ये किस प्रकार की नदी घाटी का उदाहरण है? आप कहेंगे जी ये रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली है ना। इसके अलावा भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी और दामोदर भ्रंश है ना, देखिए नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, माफ कीजिएगा, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आप कहेंगे नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, इन तीनों में से कोई भी एक नाम आपके हो सकते हैं। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती उल्टा दिशा में बहता है। ये रेलवे की क्वेश्चन काफी दिन से आप पढ़ते आए होंगे। ये जो है पश्चिम की दिशा में बहता है, ईस्ट टू वेस्ट, तथा डेल्टा का निर्माण भी नहीं करता है ना। और अंत में कहाँ पे गिरता है? नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। भारत में अरावली पर्वत जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसी पर्वत है भैया? अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय कैसी पर्वत है? हिमालय
कैसी पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसी है? वलित पर्वत। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। वलित मतलब उद्गार होते हैं, इसमें उद्गार मतलब ये लाइव है, जिंदा है, समझ लो। ठीक, तो भारत में अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ये अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर अपने आप में राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा की उद्गम कहाँ पे होती है? अमरकंटक की चोटी। मैकाल रेंज की पर्वत है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, ये कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नर्मदा को कहाँ गिरना है? तो अरब सागर में गिरना है। अभी आपने पहले वाली स्लाइड में देख लिया है। नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोटोमोलॉजी। और झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। फिर बोलेंगे लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को इंडिया में 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे, माही नदी। इसके अलावा खाली महेंद्र सिंह धोनी माही नहीं होते हैं, माही नदी भी है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1915 अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये वाली क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं, जैसे आप सीजीएल के एग्जाम दोगे तब आते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज तो नहीं हुआ था जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन इसमें जो कांग्रेस की जो आपका अपना खुद एक जो कांग्रेस को चलाने के लिए जो संविधान हुआ करता था, मान लीजिए, उसमें जो है परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन की अपना अलग महत्व है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था, है ना, चरमपंथी समुदाय की प्रतिनिधियों को लेकर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एसपी सिन्हा ने जो है इसकी अध्यक्षता संभाले थे, कब? 1915 वाले का। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बैठक व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 कहाँ पे? बंबई में होता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मद्रास अधिवेशन, और ये जो है थर्ड अधिवेशन था कांग्रेस का। दूसरा का दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, और इसी में आपने वंदे मातरम जो गीत है हमारा, इनको जो है गाया गया था। इसके अलावा कांग्रेस के 1911 अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता BN धर ने किया था, और इसमें हमने राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन को जो है गाए थे। इसके अलावा कांग्रेस के 1906 का अधिवेशन ये कोलकाता में होती है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता रहती है, और इसमें हमने स्वराज की चर्चा की थी लेकिन मांग नहीं की थी। कांग्रेस की 1929 अधिवेशन कहाँ पे होती है? लाहौर के अंदर होती है। लाहौर कहाँ गया? इधर है। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। और इसमें क्या होती है? स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। नीचे है कांग्रेस की महिला वाला अधिवेशन। प्रथम महिला अध्यक्षता संभाली 1917 में एनी बेसेंट के रूप में, कोलकाता के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि एनी बेसेंट पूर्णतः भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरिश लेडी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली, तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 कानपुर के अंदर। और प्रथम अंग्रेज जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले तो जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल। 1916 में जो अध्यक्षता हुए थे अंबिका चरण मजूमदार के जो है अध्यक्षता में, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। तो ये कुछ एक बात कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर ध्यान रखेंगे। एक आध नंबर जो एग्जामिनर आपको गिफ्ट में देता है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन पहली बार कब किया गया था? एक मतलब पूछ रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था आपका शीतकालीन ओलंपिक? तो 1924 में फ्रांस से हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आप सभी जानते हैं, जो मेन वाला ओलंपिक है, जो आपका मेन वाला ओलंपिक है ना, इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। तो ये 1896 में एथेंस से हुआ था। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन ये आधुनिक ओलंपिक है, पीरियड कुबर्टीन के द्वारा, है ना। पहले तो 776 BC में भी हुआ था, लेकिन ये बंद हो गए थे बीच में। फिर से जब स्टार्ट हुआ तब से अभी तक स्टार्ट है। 1896 हम जनरली पढ़ते हैं और यही आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा पिछला ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था। आगामी 2024 कहाँ पे होगा ग्रीष्मकालीन वाली? तो ये आपका पेरिस के अंदर होगा। ग्रीष्मकालीन भी और ग्रीष्मकालीन पैरा भी पेरिस में ही होगा, ध्यान रखें। आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पे होगा? इटली के मिलान और कोर्टेना में होगा। यह शीतकालीन पैरा ओलंपिक 1976 में शुरू हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये आपका 1960 रोम में हुआ था। जो बच्चे नए हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए ओलंपिक भी 3-4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, पहले समझिए। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन जो 4 आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए एक तो ग्रामीण ओलंपिक भी होता है, सुने हैं, राजस्थान में होता है। ठीक है, देखिए एगो मेन वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और फिर ग्रीष्मकालीन पैरा, इसमें मैं पी लिख दिया। एगो आपका मेन वाला शीत ओलंपिक, फिर शीतकालीन पैरा। तो 4 ये बड़े बड़े मेजर, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए जो प्रथम
बार कारनामा किए कुछ हमारे जेंटलमैन, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक जीतने वाले तो केडी जाधव 1952 हेलेंसिकी, है ना, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से रजत मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस शूटिंग के अंदर। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाले में। व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक महिलाओं के द्वारा कर्णो मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन के अंदर कांस्य पदक। तो ये कुछ जो है पहली बार जो व्यक्तिगत रूप से पदक जीते इनका है। इसके अलावा आपसे पहली बार स्वर्ण पदक डिमांड करता है जनवरी 1928 में हॉकी के अंदर एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, रेपो रेट में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति घट जाता है। अब ये कैसे घटता है, तो पहले यहाँ लैंग्वेज में जाने से पहले प्रैक्टिकल समझ लो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप अगर आप प्रैक्टिकल नहीं समझते हो तो कम समझ में आएगा, और समझ भी गए तो भूल जाओगे अगर प्रैक्टिकल नहीं समझते हो तो। देखिए अभी जैसे कि आपका रेपो रेट है 6.5, है ना, अभी 6.5 है रेपो रेट, है ना। तो ये 6.5 है। मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा SBI बैंक है या फिर PNB कोई भी बैंक है, और ये हमारा है जी RBI बैंक, ठीक है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता बैंक है। ठीक है, तो ये RBI जो है, ये रेपो रेट जो है, ये वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंकों को जो है पैसा देता है। तो इसमें अभी इसको 6.5% लगेगा। मान लीजिए 100 रुपया लिया है तो 1 साल के बाद RBI को जो है 106 रुपया 50 पैसा देना होगा। लेकिन मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब चीज़ों की दाम जो है बढ़ने लगता है या फिर बढ़ जाता है चीज़ के दाम, जो कोई वस्तु की दाम, तो उस हिसाब से क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि RBI कई हथकंडे अपनाते हैं मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। तो एक तो है कि नोट छापना टेम्पोरली बंद कर देते हैं, दूसरा है कि रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही रेपो रेट इन्होंने इंक्रीज करना है, मान लीजिए 6.5 से 8% इन्होंने कर दिया, ठीक है, और यही 100 रुपया फिर से दिया ये SBI को लोन, तो अब तो 108 रुपया देना है। तो अब ये जो लोन भाई साहब 6.5 में लेके 9 में मान लो दूसरे को दे रहा था, तो अब ये मान लो 8 ले रहा है, तो कम से कम 10 में लोगों को देगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगी, लोन उपलब्धता में कमी आई। पहले 9 मिल रहा था, ज्यादा आदमी लोन ले रहा था, है ना, अब 10 मिल रहा है ना, तो कम आदमी लोन भी देगा, और ये बैंक भी वैसे ही आदमी को लोन देगा जिसपे पूर्णतः गारंटी हो कि भाई वापस कर सकता है, क्योंकि हमेशा भाई सब चीज जो है फायदे की चीज देखता है। ठीक है, तो लोन की उपलब्धता कम होगी, आदमी के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, सामान कम खरीदेगा, मुद्रास्फीति रुकेगी। तो ये जो है आपके चेन है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, समझ लीजिएगा, देहाती भाषा में कभी नहीं भूलिएगा। ये किताबी भाषा बड़ा जंजाल की चीज है मेरे भाई। आधा से ज्यादा चीज मैं 90% ऐसे ही रखता हूं कि मैं कैसे मैं समझ सकता हूं और कैसे मैं एग्जाम में सही टिक कर सकता हूं। सिंपल, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो जाती है, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो जाती है, जैसे आपने कई बार ब्लैक मार्केट देखा होगा, जैसे अभी प्याज का चल रहा है, अभी प्याज का चल रहा है कि प्याज जो है 80-80 रुपये 90-90 रुपये हो गए हैं 25 रुपये से। तो ऐसे क्यों होता है कि मांग और आपूर्ति में आपका असंतुलन हो गया है, रुक गया है, स्टॉक को कहीं दबा दिया जाता है। ठीक है, तो जब असंतुलन हो जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। कीमत में इसी परिवर्तन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, सीधे सीधे भाषा में महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति जो है ये 2 प्रकार से आप जो है गणना करते हैं। एक तो थोक मूल्य सूचकांक, थोक होलसेल वाला, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, और एक आप जो है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर डिमांड करता है कि भारत में मुद्रास्फीति कितने प्रकार से जो है गणना किए जाते हैं, तो 2 प्रकार से। कितने इंडेक्स पे? 2 इंडेक्स पे। इसके अलावा मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिजर्व बैंक कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं? तो एक तो आपका नोट छापना अस्थायी तौर पे बंद कर देते हैं, और रेपो रेट बढ़ाकर भी करते हैं। तो रेपो रेट बढ़ाकर मैंने अभी आपको समझा चुका है कि किस प्रकार से जो है आपको मुद्रास्फीति पे RBI प्रभाव डालते हैं, है ना। अब मैं समझाता हूं नोट छापना बंद करके कैसे आपका जो है मुद्रास्फीति कम होता है। नोट अगर आपने सप्लाई कम कर दिया, RBI के पास नोटें नहीं है, तो कमर्शियल बैंक को नोट कम मिलेगा, है ना, नोट कम मिलेगा। नोट कम मतलब नोट को हम अर्थशास्त्र के भाषा में तरलता कह सकते हैं। तो तरलता कम हो जाएगी बैंक के पास, लोगों को लोन मिलना कम हो जाएगा। लोन मिलना जैसे ही कम हुआ, फिर वही बात, सामान खरीदना कम करेगा जो है, और वस्तु की भाव जो है धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब रेपो रेट क्या है ये समझते हैं। मैंने आपको रेपो रेट और
और बैंक दर बताए थे कि एक के जैसे समझ के रखिएगा, ठीक है। रेपो रेट क्या है कि अभी मैंने बताया ना कि जो ये आपका SBI उधार लिया था RBI से 6.5 पे, तो RBI जो है मतलब RBI दिए गए पैसा पे जो ब्याज कहिए या फिर धनराशि जो कमाता है उसे आप रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में सेम इसका उल्टा हो जाता है। एक ऐसी परिस्थिति आती है जब कमर्शियल बैंक से RBI ही जो है पैसा लेने लगता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सोच के बताइएगा कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा कि रेपो रेट ज्यादा होगा। आपने हमेशा देखना है कि रिवर्स रेपो रेट कम रहेगा रेपो रेट के तुलना में, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जब RBI कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा तो अधिक में ले क्या कम में देगा, तो भाई फायदा होगा, कोई भी चीज फायदा के लिए बैठा है ना। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहता है रेपो रेट के तुलना में, ठीक है। इसके अलावा बैंक दर, यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए RBI द्वारा वसूली वाली दर है। सिंपल सी बात है, जिस पे जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है RBI, इसे हम बैंक दर कहते हैं। रेपो रेट कभी सेम ही है, मैंने आपको यह बता ही दिया था, समझने के लिए दोनों को सेम समझिए। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो CRR है ना, CRR ये क्या होती है, यह RBI के द्वारा तय किया जाता है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास यानी RBI के पास, इंडिया में अगर दूसरे बैंक में है, जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो फेडरल रिजर्व बैंक है, तो उसके फेडरल रिजर्व बैंक में एक न्यूनतम निश्चित जमा राशि रखनी होती है, और ये तय भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपका जो है RBI के जो है आपका डिफिनेशन और कैसे काम करता है मुद्रास्फीति पे, इसके बारे में। इसके अलावा प्रसिद्ध बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार में शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, जॉली द्वीप है। एक बार जॉली द्वीप पूछा गया था, लोग ने अरुणाचल प्रदेश मार दिया है ना, तो ये गलती हो गया भाई, ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है जॉली द्वीप। एक ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी है, तो ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं, ठीक है। तो जॉली द्वीप जो है आपके कहाँ पे है, अंडमान में है, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है इसे क्या कहते हैं, सैडल पीक कहते हैं। इसके अलावा अंडमान में राधानगर बीच है, बीच मतलब वही भाई समुद्री जो किनारे होते हैं, लोग जो खेलने जाते हैं, घूमने टहलने, है ना। तो ये जो समुद्री बीच है ये आपको इसे ब्लू फ्लैग दिया गया है, और अभी इंडिया में ब्लू फ्लैग पर आप समुद्री बीच कितने हैं, 12 हैं। जैसे गोल्डन वाला कहाँ है, आपका उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री और 8 डिग्री। तो 10 डिग्री जो है अंडमान से कार निकोबार को, और 8 में मैंने बताया दोनों का पहला लेटर सेम रहता है, तो मालदीव से मिनिकॉय को, और 9 में दोनों का डिफरेंस रहता है, पहला लेटर लक्षद्वीप से मिनिकॉय को। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो आप कहोगे कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं अंडमान निकोबार, क्योंकि इसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं है, ठीक है। प्रमुख सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं नेशनल पार्क को लेकर, अंडमान को लेकर। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कंपावेल नेशनल पार्क, साउथ बंटन, नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी आपको अंडमान में मिलेगा। जिसमें ये साउथ बंटन नेशनल पार्क जो है ये इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस लद्दाख, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान में उड़ीसा की तरह ही भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए राजस्थान में भी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है रथ यात्रा निकाला जाता है ना। छत्तीसगढ़ में भी निकाला जाता है, और आपका जो है उड़ीसा में तो निकाले ही जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ किया जाता है पूछा है, तो राजस्थान के अलवर में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाले जाते हैं, उड़ीसा के तरह ही, ठीक है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ वाला तो पूछ दिया, राजस्थान वाला सेफ है आपके एग्जाम में आने के लिए। भगवान जगन्नाथ के समान रथ यात्रा छत्तीसगढ़ में भी निकाली जाती है, मैंने ये बता दिया। इसके अलावा उड़ीसा में एक धनु यात्रा तथा तेलंगाना में मेदराम यात्रा का त्योहार भी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक खाली यात्रा होता है जो आपका पश्चिम बंगाल में होता है ना। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला होता है, पुष्कर मेला, ऊंट मेला, ये आपका कहाँ पे होता है, अजमेर के अंदर होता है। एक पुष्कर उत्सव होता है, इसका आयोजन आपका कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, ठीक है भाई। तो पुष्कर उत्सव जम्मू कश्मीर, पुष्कर मेला या ऊंट मेला आपका राजस्थान, है ना। इसके अलावा राजस्थान में स्थित हवा महल है, इसका निर्माण कौन करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके अलावा राजस्थान में स्थित उदयनगर की स्थापना उदय सिंह सेकेंड ने करवाया था। ये वही
उदय सिंह सेकंड है ना, जिनको शेरशाह सूरी ने अधीन कर लिया था, यानी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले उदय सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन राजस्थान सेवा के एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा चित्तौड़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये आप सभी जानते हैं, है ना। लेकिन अगर आने वाले दिन में आपसे पूछे कि ये जो विजय स्तंभ है उस पे आपको, है ना, क्या चीज का वर्णन मिलता है, तो अल्लाह शब्द लिखा है। ये कोई नहीं मारेगा जब एग्जाम में पूछेगा तो, ठीक है भाई। अल्लाह शब्द का वर्णन है वहां पे, कहां पे, जो चित्तौड़ में बनाया गया है राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ। एक बार नहीं 9 बार किए गए। इसके अलावा बाबर द्वारा 1527 ईस्वी में निर्माण किया गया कमल का फूल बाग, इसका नाम है कमल का फूल बाग। ये कहां पे है, धौलपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था, तो स्वयं बाबर ने करवाया था, जो मुगल वंश के संस्थापक हैं इंडिया के अंदर। तो ये भी आपका राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राजस्थान में है, ये सभी भली भांति आप परिचित हैं। इसके अलावा भारत में जो है सूफी संप्रदाय के जनक भी मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो सीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ अन्य शब्दावली में बीमर, वाइड, नो बॉल, स्पिन, यॉर्कर, मेडन, ओवर, लेग बाय, है ना, कवर ड्राइव, है ना, छक्का, चौका, ये सभी के सभी जो है आपका थर्ड एम्पायर, ये सभी क्रिकेट में है। क्रिकेट में आपको क्या ही बताना, है ना। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हुई घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, और इन सब के लेटेस्ट विजेता के बारे में हमने पास्ट क्लास में चर्च कर लिया है। तो करंट सेक्शन से यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रही है। आज भारत और साउथ अफ्रीका की मैच है। 2027 अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होंगे। 2031 भारत और बांग्लादेश में होंगे। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो पहली बार कराया गया था, विजेता भारत रहा था, उप विजेता इंग्लैंड रहा था। कहां पर हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024, है ना, कहां पे होगी, बांग्लादेश में होगी। 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा था T20 महिला वर्ल्ड कप का। इसके अलावा क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। जबकि वनडे क्रिकेट में एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर बॉलिंग कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में जो है ये लिमिट अभी फिट नहीं किया गया है। क्रिकेट में बात करें यार्ड मतलब लंबाई चौड़ाई की पैमाना के बारे में, तो 20.12 मीटर जो है आपकी पिच की लंबाई होती है, जिसे 22 यार्ड कहते हैं। चौड़ाई 3.04 मीटर होती है। पंपिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट होती है। तो ये क्रिकेट की कुछ पैमाने। इसके अलावा आइस हॉकी में लंबाई 61 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। बास्केटबॉल में लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तैराकी में लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। वॉलीबॉल में 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। तो ये कुछ एक आपका डायामीटर, जिसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है कौन बुलाते हैं भाई, प्रेसिडेंट बुलाते हैं आर्टिकल 108 के थ्रू, है ना। अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची को भी लिया गया है। वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल करा गया है ना। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, अपशिष्ट शक्ति, ये दोनों कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी के सभी जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार प्रस्तावना की शुरुआती शब्द हम भारत के लोग, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मतलब अब वहां पे भारत नहीं रहेगा मेरे भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी के सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक कंफ्यूजन का जो घर है, आपने विधि की शासन देखा और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि का शासन कहेगा तो इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान हो जाएगा। ठीक है भाई। यद्यपि हमारे संविधान में अनेक देशों के तथ्यों को लिया गया है, फिर भी सबसे अधिक तथ्य कहां से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ध्यान रहेगी। इसके अलावा कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, तो ये है आपका आर श्रीधर आर कौशिक, है ना। इसके अलावा अंबेडकर ए लाइफ के लेखक शशि थरूर है। विक्ट्री सिटी द गोल्डन हाउस के लेखक सलमान रश्दी है। थिक एज थिप्स टेल्स ऑफ फ्रेंडशिप के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ठीक है। इसके अलावा व्हाट हैपेंड के लेखक हिलेरी क्विल्टन है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक माजिद हुसैन है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। हिलेरी क्विल्टन, हिलेरी क्विल्टन को आप सभी जानते हैं, राजनेता है भाई। तो इनके द्वारा लिखा है व्हाट हैपेंड। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी एक जलवायु को
प्रभावित करने में योगदान देता है। तो जलवायु को जो प्रभावित करने में योगदान देता है, बहुत सारे चीज हैं जो आपको योगदान देता है। इसमें एक मैंने यहाँ पे वर्षा रखा है। वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करता है। वैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले काफी चीज हैं, है ना। जलवायु को प्रभावित करने कारकों में अक्षांश हो जाएगा, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, मिट्टी, वर्षा, वन, हवा, ये सभी आपको जलवायु को जो है परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो लैटिट्यूड, लैंडफॉर्म्स लिख लीजिएगा, और इस सब का अपना अपना मीनिंग है जो जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे एल से आपका लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, है ना, नियरनेस ऑफ सी मतलब समुद्र से दूरी, निकटता, है ना। इस प्रकार से रेन हो जाएगा, पवन हो जाएगा, विंड, ये सभी के सभी जो आपके आ जाते हैं इसमें, है ना। किसमें मतलब लैंडफॉर्म्स में, जो आपका जलवायु के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन पे COP 27 कहाँ पे हुआ था? मिस्र, इजिप्ट में हुआ था। COP 28 कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। और COP 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो के अंदर हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर सर्वप्रथम 1992 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्राजील के रियो में करवाया गया था। ये भी जलवायु परिवर्तन पे ही आधारित था। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, ये किस पे आधारित है? ओजोन पे आधारित है। एशियन गेम 2022 में इबाद अली किस खेल गेम में कांस्य पदक प्राप्त किया है? इबाद अली। आपको फवाद मुर्जा याद है? फवाद मुर्जा, है ना, बहुत बार पूछा गया। इसी प्रकार से इबाद अली भी पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ भी बहुत बार पूछे गए, है ना। तो यहाँ पे इबाद अली सेलिंग के अंदर जीते हैं कांस्य पदक। ठीक है। इसके अलावा जो आपका एशियन गेम 2022 यह है, यहाँ भारत को 107 मिला है, 28, 38 और 41 के रेशियो में, है। चौथा स्थान हासिल किए हैं। पहला स्थान मेजबान चीन का ही था। भारत को सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में मिला है, 29 मेडल। जबकि अगर व्यक्तिगत रूप से मतलब पार्टिकुलर रूप से किसी खेल के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड सबसे ज्यादा शूटिंग में मिला है, 7 गोल्ड मिला है। लेकिन ओवरऑल जो सभी पदकों को मिला के सबसे अधिक किस खेल में मिला? तो एथलेटिक्स में मिला। ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट में महिला तथा पुरुष दोनों क्रिकेट टीम को गोल्ड, महिला वाला क्रिकेट टीम भी गोल्ड जीता, पुरुष वाला भी जीता। भारतीय पुरुष शतरंज टीम तथा भारतीय महिला शतरंज टीम दोनों ने रजत जीता है, सेम वाला। ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जेवलिन गोल्ड, महिला टीम 400 मीटर रिले रेस में सिल्वर, लवलीना बोरगोहेन 66 से 75 केजी बॉक्सिंग में सिल्वर, निखत जरीन को बॉक्सिंग में यहाँ पे आपको कांस्य मिला है। ठीक है, कांस्य मिला है, यहाँ छूट गया लिखना, कांस्य मिला है, ध्यान रहेंगे, नहीं तो निखत जरीन देखते ही गोल्ड नहीं मार देना है ना। सब दिन एक जैसा दिन नहीं रहता है भाई, है ना। कभी गोल्ड से मतलब गोल्ड जीतने वाली कांस्य जीती। यहाँ पे अदिति अशोक गोल्फर है, इन्होंने सिल्वर जीता है। भारतीय घुड़सवारी टीम को गोल्ड मिला है 41 साल के लंबा गैप के बाद, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महानदी की उद्गम किस राज्य से होती है? देखिए महानदी की उद्गम जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होता है, सिहावा के समीप रायपुर के पास। इसके अलावा महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये तो आप सभी जानते हैं। पहला कौन होगा? तो गोदावरी, या दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध परियोजना जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, कहां पे मिलेगा आपको? महानदी के ऊपर ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी, ये किस नदी पे मिलेगा? भागीरथी और भिलंगना पे मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर। प्रायद्वीपीय भारत की 2 विस्तृत नदी गोदावरी और कृष्णा, पहला और दूसरा है। उद्गम स्थान गोदावरी का कहां हो जाएगा? नासिक, और कृष्णा का महाबलेश्वर। इसके अलावा दोनों कहां गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से, वहीं पे रोहतांग दर्रा से आपका रावी और ब्यास नदी निकलता है, जो कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसे अब क्या हो गया है नाम? अटल सुरंग नाम दे दिया गया है रोहतांग दर्रा को। तो दोस्तों ये थे आज का आपका जो है क्लास नंबर 12। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप PDF संबंधी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जो है सारा जानकारी दे दी जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।